हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर जो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट, उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, जिससे उन्हें उसमें श्रम बल, कार्यबल, सहभागिता दर, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है, उन्हें वह सारी बिंदुएँ क्लियर हो जाएँ। क्योंकि यहाँ देखिए पहला पॉइंट ही जो है वह सहभागिता दर से है। तो अगर आप सबको ये नहीं पता होगा कि भाई सहभागिता होता क्या है, तो आप सब ये कैसे समझ पाएंगे कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सहभागिता कितनी है, जब आपको ये पता नहीं होगा कि ये होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सहभागिता दर कितना है। अगर मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँ तो सहभागिता दर मतलब होता है कि पूरी जनसंख्या में कितने लोग जो हैं कार्यरत हैं या उत्पादन प्रक्रिया में लीन हैं, तो उसको हम सहभागिता दर कहते हैं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में क्या है सहभागिता दर। तो देखिए पुरुष जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 51.7% कार्यरत हैं और वहीं शहरी क्षेत्रों में 53 हैं, और कुल मिलाकर कितना है 52.1% जो है अपने देश की जो जनसंख्या है वो उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत रहती है। वहीं पे स्त्रियों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 17.5 है और शहरी क्षेत्रों में 14.2 है। टोटल जो है वो 16.5 है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखने वाली बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियाँ जो हैं वो उनकी सहभागिता दर ज़्यादा है और शहरी क्षेत्रों में जो है कम है। इसका मेन कारण वहाँ पर कृषि वगैरह है, जो स्त्रियाँ जो हैं कृषि उद्योग वगैरह में लगी रहती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा भी डेवलप नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर छोटी सी आयु में ही स्त्रियाँ जो हैं काम करने लग जाती हैं, मजदूरी करने लग जाती हैं और खेतों में काम करने लग जाती हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सहभागिता दर जो है वो ज़्यादा है। अब कुल देख लीजिए कितना है सहभागिता दर। ग्रामीण क्षेत्रों में 35 और शहरी क्षेत्रों में 33.9 और कुल मिलाकर 34.7 जो है वो सहभागिता है। अब ये जो 34.7 जो कुल है, ये हमें क्या बताता है, इस सहभागिता दर से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए उच्च निर्भरता अनुपात, मतलब कि पूरी जनसंख्या में से केवल 34% लोग लगभग जो हैं वो कार्यरत हैं, बाकी सब जो लोग हैं वो उन 34% लोगों पे डिपेंड हैं। तो इसे उच्च निर्भरता अनुपात कहते हैं, मतलब उनके ऊपर निर्भर हैं, तो इसको उच्च निर्भरता अनुपात कहते हैं। फिर देखो ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता दर का उच्च दर परंतु उत्पादकता का निम्न स्तर। तो एक्चुअली होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागिता का दर जो है ऊंचा है, हमने देखा था, देखिए 35% है और शहरी क्षेत्रों में 33 है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पर उत्पादन का स्तर निम्न है, क्योंकि वहाँ पर अशिक्षा, एजुकेशन, तकनीकों की कमी है, इसलिए वहाँ पर सहभागिता बेशक से ज़्यादा है परंतु उत्पादन जो है निम्न स्तर पर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की सहभागिता दर जो है उच्च दर है। उच्च दर मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कृषि वगैरह होती है और वहाँ पर जो है एजुकेशन सिस्टम या सर्विसेज में लोग कम जाते हैं, बड़ी जल्दी ही मजदूरी वगैरह या खेतों में कार्य करने लग जाते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की जो सहभागिता है वो उच्च है, मतलब शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नौकरी रहित संवृद्धि। तो नौकरी रहित संवृद्धि क्या होती है, जरा देख लीजिए। नौकरी रहित संवृद्धि वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में नई तकनीक द्वारा उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है परंतु रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती है। अब होता क्या है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा है। जैसे भारत है, भारत में रोजगार नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन तो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये किससे होता है भाई, नई नई तकनीक लाते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी से उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है लोगों को, या अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। फिर देखिए नौकरी रहित समृद्धि में चिरकालिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, दूसरी तरफ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है। तो ये इसका एक विशेषता है कि बेरोजगारी होने के बावजूद भी क्या होता है कि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद जो है वो बढ़ रहा होता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, कार्यबल का अनियमितीकरण या अनौपचारिकीकरण क्या होता है। तो कार्यबल का अनियमितीकरण क्या किसे कहते हैं, देखिए
इससे अभिप्राय उस स्थिति से है जब कार्यबल में अनियमित श्रमिकों के प्रतिशत अधिक होता है। अब ये अनियमित श्रमिक कौन से होते हैं? जो कि भाड़े पे रखे जाते हैं, परंतु उनको वो परमानेंट नौकरी पे नहीं होते हैं, डेली वेजेस पे होते हैं। जब उनकी ज़रूरत होती है उनको क्या कर लेते हैं? हायर कर लेते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उनको निकाल दिया जाता है। तो देखिए लगभग यहाँ पर 2017-18 में लगभग ये 25% था। तो ये अनियमितीकरण होता है, मतलब कि जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब नौकरी वगैरह नहीं मिल रही है। उसका देखिए अनौपचारिकरण क्या होता है? तो देखिए जो रोजगार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक औपचारिक क्षेत्र का रोजगार होता है, एक अनौपचारिक क्षेत्र का रोजगार होता है। औपचारिक क्षेत्र का रोजगार कौन सा होता है? औपचारिक क्षेत्र का रोजगार के अंदर देखिए क्या है, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उद्यम या निजी उद्यम सम्मिलित है, जिसमें कम से कम 10 या उससे अधिक श्रमिक जो है कार्य करते हैं। अब ये औपचारिक जो श्रमिक होते हैं इनके लिए संगठन होते हैं, मतलब इनके लिए एक संगठन वगैरह भी बना होता है, और ये इनके लिए श्रम कानून भी अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन वहीं अनौपचारिक कार्य कौन से होते हैं? इनमें वह सभी निजी उद्यम सम्मिलित है जिसमें 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। जैसे कि खेती वगैरह हो गया, तो ये अनौपचारिक होता है। इन पे देखिए इनका कोई संगठन वगैरह नहीं होता है, या इनके लिए कोई श्रम कानून नहीं बना होता है, ठीक है। तो ये सारे अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं जिनमें 10 से कम श्रमिक काम कर रहे होते हैं। और स्वनियोजित उद्यम भी इसमें शामिल है। कोई व्यक्ति एक या दो जने मिलके कोई काम कर रहे हैं, स्वनियोजित या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ये भी इसके अंदर आ जाते हैं अनौपचारिक के अंदर, ठीक है। इनका भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोई संगठन नहीं होता है जो इनके अधिकारों के लिए बात करे या इनके अधिकारों के लिए लड़े। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक की बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर कहता है कार्यबल का अनौपचारिकीकरण, जो मेन पॉइंट था जिसको समझने के लिए हमने यहाँ पर औपचारिक क्षेत्र समझा है और अनौपचारिक क्षेत्र समझा है। और अनौपचारिकीकरण क्या है? जैसे अनियमितीकरण था वैसे ही बिल्कुल अनौपचारिकीकरण का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भाई जो कार्यबल है वो अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड में या डेली वेजेस पे उनको काम करना पड़ रहा है, ठीक है। देखिए इससे क्या है, इससे प्राय उस स्थिति से है जब लोगों में अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो मतलब अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग जाते हैं, जैसे भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा लोग जाते हैं, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार है ही नहीं, ठीक है, या बहुत कम है। तो इसलिए अनौपचारिकीकरण का मतलब हो गया कि अनौपचारिक श्रेणी में मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी ये वेंडर वगैरह होते हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, रेडी वगैरह लगाते हैं, ये सब अनौपचारिकीकरण ही है, ये सब अनौपचारिक काम ही कर रहे होते हैं, रोजगार में होते हैं। अब देखिए बेरोजगारी, अभी तक तो हमने रोजगार के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में भी इस वीडियो के रोजगार के बारे में पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं बेरोजगारी क्या है। तो देखिए बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी से प्राय उस स्थिति से है जिसमें योग्य इच्छित व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पे कार्य नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, योग्य और इच्छित व्यक्ति। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो व्यक्ति है उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कार्य करने के लिए, और जो कार्य वो करना चाह रहा है उसके लिए वो योग्य होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी अगर उसे काम नहीं मिल रहा है तभी ये बेरोजगार है। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि भाई कोई 10th पास व्यक्ति है, 10वीं पास है, वो कहे कि भाई मुझे प्रोफेसर बना दो, मैं MA को पढ़ाऊँगा, तो उसमें वो योग्यता नहीं है, ठीक है, तो उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। ये तो यही बात हो गई कि भाई ज़बरदस्ती मैं मास्टर के बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ जबकि वो खुद 10th पास है। तो योग्यता होनी चाहिए, जो भी नौकरी वो चाहता है, और करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर उसकी करने की इच्छा भी नहीं है तो भी वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। भाई करने की इच्छा नहीं तो बेरोजगार का है, तो आपको नौकरी मिल रही है और आप करने की इच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप किस बात के बेरोजगार हैं। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी इसमें कि भाई एक तो योग्यता होनी चाहिए, उसके योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, और उसे करने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर क्या होता है, एक व्यक्ति जो होता है बेरोजगार होता है अगर ये दोनों चीज़ें होने के बावजूद भी उसे नौकरी ना मिले। अब आगे देखिए क्या है, भारत जैसे विकासशील देश में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। अब कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी, स्पेशली ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कृषि क्षेत्र में टाइम टू टाइम
काम होता है, मौसम के हिसाब से होता है, कुछ टाइम फसल लगाकर, और किसान लंबे टाइम तक जो है बेरोजगार पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उसका बाद परछन बेरोजगारी या डिसगाइड या हिडन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाई जाती है ये बेरोजगारी। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कार्य करने के लिए भाई 2 मजदूर बहुत है, लेकिन उसमें पूरा परिवार 5-7 जने लगे रहते हैं, तो उसको हम परछन बेरोजगारी कहते हैं, या डिसगाइड बेरोजगारी कहते हैं, या हिडन कह सकते हो इसको। मतलब लोग कार्य करते हुए तो दिखाई देते हैं, परंतु उस चीज के लिए, उस क्षेत्र के लिए सिर्फ 2 ही जने बहुत थे, परंतु 5 जने काम कर रहे हैं। अगर 3 जने किसी और कार्य में काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि भाई और उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि भाई होता क्या है ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतों में भाई एक खेत पे 2 जने बहुत होते हैं, 3 जने बहुत होते हैं, लेकिन पूरे परिवार 7-8 जने उसमें लगे रहते हैं। तो अगर मान लीजिए 3 जने बहुत हो उस खेत के लिए, तो बाकी अगर 5 जने भी लगे हैं तो 2 जने तो एक्स्ट्रा ही लगे हुए हैं, तो वो बेरोजगार ही कहलाएंगे, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो बेरोजगार ही कहलाएंगे। अगर वो 2 जो व्यक्ति अतिरिक्त लगे हुए हैं वो किसी और क्षेत्र में कार्य करते हैं तो एक्स्ट्रा उत्पादन करेंगे, परंतु वो उसी में लगे हुए हैं जहां पर 3 जने बहुत थे, तो इसको हम कहते हैं परछन बेरोजगारी या डिसगाइड कह सकते हो। ठीक है, अगला देखिए प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जब कोई व्यक्ति एक रोजगार छोड़ के दूसरे रोजगार में जाता है, तो जब तक उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती है, उसके बीच में जितनी देर तक वो बेरोजगार होता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी होती है। या टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाए, तकनीक चेंज हो जाए, तो उसे कई बार वो नौकरी छोड़नी पड़ती है और उसे दूसरे नौकरी में जाना पड़ता है। तो जितने टाइम तक वो बेरोजगार रहता है उस दौरान दूसरे नौकरी मिलने तक, जब तक वो ज्वाइन नहीं करता है, तो उसको हम घर्षण जनित बेरोजगारी या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि भाई ऐच्छिक बेरोजगारी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि भाई जो प्रचलित मजदूरी दर है उसमें किसी व्यक्ति को काम मिल रहा है परंतु वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार बेरोजगार है, उसे काम मिल भी रहा है, जो भी प्रचलित मजदूरी चल रही है उसके योग्यता के हिसाब से भी मिल रहा है, परंतु वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। फिर अनैच्छिक बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी, तो बिल्कुल वही है कि भाई प्रचलित मजदूरी पे कोई व्यक्ति जो है काम करने के लिए तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ऊपर वाले से बिल्कुल अपोजिट है कि यहां पर काम करने के लिए तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिल रहा है, तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। फिर देखिए क्या है चक्रीय बेरोजगारी। अब चक्रीय बेरोजगारी कौन सी होती है? देखिए जब इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी में एक चक्र सा चलता रहता है, कभी रिसेशन आता है, कभी बूम करती है इकोनॉमी, मतलब कि भाई कभी मांग कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि कई बार जब व्यवसाय चक्र में गिरावट आती है, मतलब डिमांड नहीं होती है, मांग नहीं होती है, तो क्या करेगा भाई उत्पादक? जब जो उसके पास पहले से ही माल तैयार है, स्टॉक में है, वही नहीं बिक रहा है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो आगे तो कुछ बनवाएगा नहीं। तो क्या करेगा? मजदूरों को हटाना शुरू कर देता है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों तब एग्रीगेट डिमांड में कमी आती है तो होता क्या है कि भाई कमी आने से भाई पहले से ही इतना स्टॉक जो है उत्पादक के पास रहता है, और उत्पादक का जो है वो स्टॉक नहीं निकल रहा होता है, वही नहीं सेल आउट हो रहा होता है, वही नहीं मार्केट में जा रहा होता है। तो क्या करता है कि भाई वो सोचता है कि भाई लेबर की सैलरी देने से अच्छा लेबर को निकालना बेटर है। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है चक्रीय बेरोजगारी होती है। और क्या होता है कि जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है, इकोनॉमी में तेजी आती है, मतलब डिमांड बढ़ जाता है, तो क्या होता है उनको लेबर की जरूरत होती है, उनके स्टॉक सब कुछ निकल रहे होते हैं, तो लेबर की जरूरत होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो फिर लेबर को फिर हायर करते हैं, तो इनको हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं जब इसमें आ जाती है। फिर है उसके बाद है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी होती है कि भाई जब क्या है बाजार की या जो भी रोजगार कर रहा है उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाए तो हम उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। देखिए जब बाजार की स्थितियों में दीर्घकालीन परिवर्तन के कारण कुछ उद्यमों में गिरावट आ जाती है, तो क्या होता है कि जो उत्पादक जो होता है वो क्या कर देता है कि भाई लेबर को निकाल देता है। या इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि भाई कोई फर्म लगा हुआ है, एक फर्म दूसरे वहां से बंद होकर दूसरी जगह जा रही है, तो वहां पर नए लेबर रखे जाते हैं, पुराने लेबर निकल जाते हैं। तो मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है
उसमें अगर परिवर्तन आता है फर्म के, ठीक है, तो उसके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए भारत में बढ़ती बेरोजगारी के कारण, ये सब तो आप बड़ी इजीली समझ सकते हो, बड़ी इजीली खुद लिख सकते हो, आप सबको बुक में से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले है धीमी आर्थिक विकास, ठीक है, तो धीमी आर्थिक विकास भी एक कारण बना है। आर्थिक विकास होने से रोजगार उत्पन्न हो सकता है, नई तकनीकें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए फर्म उत्पन्न होते हैं, तो धीमी आर्थिक विकास ने भी क्या करा है, एक बेरोजगारी कारण बना है। उसका बाद जनसंख्या का तीव्र वृद्धि, आप सबको पता ही है कि भाई भारत जो है पूरे विश्व में जनसंख्या के उस पर दूसरे उस पे है, नंबर पर है, पहले नंबर पे चीन है, और अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो एक दिन भारत जो है पहले नंबर पे हो जाएगा। और जनसंख्या जितनी हमारे देश में रोजगार नहीं है, जितने हमारे देश में फर्म नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, उससे ज़्यादा तो जो है यहाँ पर जनसंख्या उस तेज़ी से बढ़ती है। उसका बाद संयुक्त परिवार प्रणाली, अब हमारे देश में क्या होता है भाई, संयुक्त परिवार प्रणाली चलती है, एकल परिवार प्रणाली नहीं चलती है। अब लोगों को कई बार क्या है, नौकरी मिल भी रही होती है तो वो अपने परिवार को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, तो इस कारण भी बेरोजगारी जो है उत्पन्न होती है। फिर लघु उद्योगों का पतन, अब जब पहले लघु उद्योग थे, आप सबने पहले चैप्टर में पढ़ा ही था कि भाई जब ब्रिटिश आए उन्होंने लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया धीरे धीरे। तो पहले लघु उद्योग थे जो घरों में छोटे छोटे भाई कपड़े बुनना ये सारी चीज़ें, तो उसमें कई लोग लगे रहते थे, तो उनको भी रोजगार मिला था। इनके पतन होने से क्या हो गया कि बहुत से लोग जो है बेरोजगार हो गए, क्योंकि लघु उद्योग बेशक से नाम इनका लघु है, लेकिन कुटीर उद्योग लघु उद्योग जो है घरेलू उद्योग होते थे, जिसमें परिवार लगा रहता था और अपने घर का खर्चा वर्चा आराम से चला लेता था। लेकिन इसके पतन होने से बहुत से लोग जो है क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। फिर कम बचत और निवेश, अब हमारे देश में क्या होता है कि जितना लोग कमाते हैं उससे ज़्यादा तो लोग खर्चा करने को सोचते हैं, बचत नहीं करते हैं, जबकि बचत करने के बाद ही निवेश होता है। तो क्या होता है कि हमारे देश में क्या है कि भाई बचत कम होती है, और बचत कम होगी तो निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कहाँ से होगी, कि निवेश होगा तभी तो रोजगार उत्पन्न होगा। तो क्या होता है, यहाँ पर कम बचत है और निवेश है। फिर अशिक्षा एक मेन कारण है। उसके बाद देखिए भारत की शिक्षा प्रणाली, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली कैसे है कि हम क्या करते हैं कि 12th तक, ग्रेजुएशन तक सिर्फ किताबों को ही पढ़ते रहते हैं। होता क्या है कि कोई स्किल डेवलप नहीं किया जाता है स्कूल लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में, कोई स्किल डेवलप नहीं किया जाता है। यहाँ पर लोगों को स्किल डेवलप करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, अलग से संस्थानों में जाना पड़ता है, अलग से सीखना पड़ता है। तो कोई स्किल डेवलप नहीं किया जाता हमारे यहाँ तो किताबों को ही पढ़ाया जाता है। तो एक शिक्षा प्रणाली जो है, अब जो स्टूडेंट भाई किताब पढ़ के आया है वो क्या कोशिश करता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन अगर कोई स्किल डेवलप किया जाए स्कूल में या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो होता क्या है कि बच्चा नौकरी की तरफ ना भाग के क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा, अपना काम खुद शुरू करेगा, जैसे कि विदेशों में होता है। तो यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो भी एक कारण है बेरोजगारी की। तो बस आज के लिए इतना ही, चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर से कहता हूँ, जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें। चलिए, धन्यवाद।